इसी के लिए त्रिकोणमिति को जाना जाता है। अब इसके लिए एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक को हम कहते हैं अवनमन कोण और एक कहलाता है यहाँ पर उन्नयन कोण, है ना। दो कोण होते हैं जिनमें इनका प्रयोग हम करेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के नाम से ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दो चीजें इसमें जो है एलिवेशन, दो चीजों की जरूरत हमें पड़ती है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये क्या होते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब है उठना, उठने का मतलब जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे होंगे या अपने चेहरे को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तब जो एंगल बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण का मतलब ये है कि जैसे कोई वस्तु ऊपर है और कोई वस्तु ऊपर है और हम मान लेते हैं यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो वस्तु को हम ये और ये मिला दें, इसी को लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि जैसे हम देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट के साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। थीटा ई के द्वारा डिनोट करते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ बनने वाला कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर कोई वस्तु है, अब मान लेते हैं कि हम ऊपर की तरफ खड़े हैं, किसी छत पर या किसी मीनार पर हम खड़े हुए हैं और नीचे हॉरिजॉन्टल पर कोई भी वस्तु यहाँ पर है और इससे हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अब नमन कोण, नमन का मतलब नीचे, नमन तो हमेशा नीचे की तरफ किया जाता है, तो नमन का मतलब नीचे की तरफ किया जाता है या डिप्रेस यानी नीचे की तरफ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन न्यूमेरिकली दोनों समान होते हैं। देखा जाए तो ये लाइन इसके पैरेलल है और लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण समान होंगे। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो न्यूमेरिकली यानी आंकिक रूप से देखा जाए, आंकिक रूप से तो न्यूमेरिकली दृष्टिकोण से दोनों की वैल्यू समान होती है, केवल नाम अलग अलग होते हैं, नाम केवल अलग अलग होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू समान है। लेकिन अब आप कहेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू समान है तो इन दोनों की क्या जरूरत? अब किसी भी वस्तु को हमें डिस्क्राइब करना हो तो उसकी पोजीशन क्या है, तो नाम तो अलग अलग लेने पड़े। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाने के लिए हम थीटा ई और थीटा डी का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हम जो है थीटा ई का प्रयोग तब करेंगे जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ है और ऑब्जर्वर नीचे है। ऑब्जर्वर का मतलब प्रेक्षक जो वस्तु को देख रहा है। और जब कभी वस्तु जो है नीचे होती है और ऑब्जर्वर ऊपर है, प्रेक्षक ऊपर है, तो एंगल यहाँ पर जो बनेगा वो डिप्रेशन बनेगा। नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो थीटा ई यानी उन्नयन। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण हम समझ गए, इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। बस ये है कि इन दोनों के नाम अलग अलग हैं, ये वस्तु की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। तो वस्तु की जो पोजीशन होती है उस पर निर्भर करता है। तो अब इसे ही हम देखें इसमें कि इनका प्रयोग हम अब कैसे करें। अब इनका प्रयोग करने के लिए इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे पहली बात हम करें यहाँ पर कि एक वस्तु है, अब एक वस्तु यहाँ पर मान लेते हैं धरातल के किसी बिंदु से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन, तो धरातल के किसी बिंदु से इसका एक कोण बनता है, मान लेते हैं ये कोण है अल्फा, ये कोण अल्फा बनता है, जिसकी दूरी यहाँ से इसकी दूरी यहाँ पर x है। जब किसी वस्तु की हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ में उसका 90 डिग्री का एंगल है और ये वस्तु है। हम यहाँ खड़े होकर के ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल बन गया अल्फा, और एंगल अल्फा बन गया। और ये यहाँ से जो आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी x है। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी हम बाई कर दें, यहाँ से यहाँ तक दूरी बाई हो गई, और बाई दूरी से जब हमने एंगल बनाया तो ये एंगल बना यहाँ पर d, और एंगल बीटा बना तो ये पूरी की पूरी यदि मीनार है तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है ये पूछा जाता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री,
ये जरूर दिया जाता है कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के पूरक कोण हैं। पूरक कोण का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका योगफल 90 डिग्री। ये पहला प्रश्न आता है। पहला क्वेश्चन आता है और ये भी आ चुका है, बिल्कुल x और y दिया। तो धरातल में हम ये कहें कि किसी मीनार के आधार से x दूरी पर किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण अल्फा है। तो लिखा होता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पीक ऑफ टॉवर फ्रॉम द पॉइंट व्हिच x डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस, वो अल्फा है। दूसरा दिया होता है यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट व्हिच इज y मीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस, दैट इज बीटा। तो अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो मीनार की ऊंचाई बताना। तो ऐसे केस में जब हमें आंसर देना है तब तो सीधे शॉर्टकट होता है कि मीनार की ऊंचाई उनकी जो दूरी होती है उसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होती है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके वर्गमूल ले लें। तो ये तो बात रही शॉर्टकट, है ना, सीधे सीधे जब आंसर हमें निकालना हो। कि ऐसे केस में जब एक दूरी x दी जाए और दूसरी दूरी y दी जाए, तो ऐसे केस में मीनार की ऊंचाई ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगी। ज्योमेट्रिक मीन का हम कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, जब दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद वर्गमूल ले लेते हैं तो उसको ज्योमेट्रिक मीन के नाम से जाना जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन के नाम से हम जानते हैं। तो इसको x y यानी इन दोनों दूरियों का मल्टीप्लाई करके वर्गमूल लेते हैं, लेकिन कंडीशन एक होनी चाहिए कि अल्फा बीटा कैसे होने चाहिए, पूरक नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए क्यों ऐसा क्यों हुआ। अब इसको हम देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो इस वाले त्रिभुज में हम देखें, इस वाले ट्रायंगल में हम देखें तो यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा h/x। अल्फा का मान लंब बटे आधा, ये होता है tan। दूसरे में इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, इस पूरे वाले त्रिभुज में देखेंगे तो हम tan बीटा निकालें तो tan बीटा बराबर हो जाएगा h/y। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा और इनटू हो जाएगा tan बीटा बराबर हो जाएगा h² xy। भाई h का h में गुणा करेंगे तो h² xy हो गया। इसकी वैल्यू 1 होगी, कल बताया था आपको tan का गुणनफल की वैल्यू 1 होती है जब दोनों कोणों का योगफल 90 होगा। तो tan अल्फा इनटू tan बीटा का मान 1 होगा। तो 1 होने की वजह से ये h² xy हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h² का मान xy हो गया। तो h की वैल्यू आ गई, इससे h बराबर क्या हो गया 2। इसलिए ऐसा है ना, इसलिए ऐसा होता है। तो ये हमें उसका लॉजिक भी पता लग गया कि हमें h बराबर 2xy को लिखते हैं। तो ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया, अभी तक 3 बार क्वेश्चन आया हो, यानी यही सेम क्वेश्चन। कभी x की जगह 40 मीटर दे देता है और y की जगह जो है 90 मीटर दे दी है ना, फिर ऊंचाई पूछता है। तो 40 और 90 यहाँ पर लिख देंगे तो 40 × 90 हम लिखेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आ गया। तो इसकी जगह अलग अलग वैल्यू दे देता है, फिर पूछता है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो मैं समझता हूँ कि जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आए पूरक, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आए पूरक, वैसे ही दोनों दूरियों का गुणा करके क्या ले लेंगे, सीधे आंसर। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं। मीनार की ऊंचाई जो है पूछी जाए और उसमें 2 दूरियां दे रखी हों और साथ में पूरक कोण दे रखे हों, तो सीधे आप क्या निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये पहला वाला केस, हाइट एंड डिस्टेंस में पहले वाला प्रश्न ऐसे हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ये टाइप हम बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं। तो पहला टाइप हो गया, अब है दूसरा टाइप। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि जैसे ये मीनार है, अब ये मीनार है तो यहाँ से किसी बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बनना है। ये यहाँ पर मीनार दे रखी है, किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण द एंगल ऑफ द पीक ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट इज 30 डिग्री।
टी सन्स बनता है। मीनार की ओर डी दूरी चलने के बाद, मीनार की ओर डी दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण हो गया इसका 45 अंश, है ना। उन्नयन कोण 45 अंश हो गया। तो मीनार की ऊंचाई बताएं डी के पदों में। दूसरा जो है टाइप ये आता है 30 से 45, एक होता है 30 से 45, दूसरा होता है 45 से 60 और तीसरा होता है 30 से 60। ये तीन के साथ, अब ये तीन के साथ हैं। तो इन तीन केस को हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए 30 से 45 होगा, ये वाले त्रिभुज में हम देखें तो ये 90 डिग्री है, ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। सेम होगा, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे क्योंकि तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो जब मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, तो ये h होगी, तो ये भी h होगी, क्योंकि त्रिभुज में जब दो कोण समान होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। ये h होगा। अब ये h हो गया, तो अब इस पूरे त्रिभुज में हम कंसीडर करें तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन h प्लस t। तो h अपॉन हो जाएगा h प्लस d लिख सकते हैं। ये हमें पता है कि h प्लस d मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये हो गया h अपॉन h प्लस d, और h प्लस d हो गया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h बराबर हो जाएगा h प्लस d। h को इधर लाएंगे तो h कॉमन लेंगे तो √3 - 1 इक्वल टू हो गया d। अब इसमें h का मान निकालेंगे तो आ गया d अपॉन √3 - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट से ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा, इन दोनों में 3 का वर्ग होता है 3 हो गया, 3 में से घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो ये हो जाएगा d/2, और यहाँ हो जाएगा √3 + 1। तो जब एंगल जो है 30 अंश और 45 अंश दिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं पहला केस कि एंगल 30 to 45 हो, तो उस केस में h का मान जो होता है वो d/2 और ये होता है √3 + 1 के बराबर। कब? जब एंगल 30 से 45 होगा था। तो हमें क्वेश्चन को देखने से बाद में फिर इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं। और आप पीछे पेपर को उठा के देखें तो इसमें ये केस जो है 30 से 45 या 45 से 60 या 30 से 60, ये तीन ही के साथ जब कभी भी मीनार की तरफ हम जब भी चलेंगे तो ये तीन केस आपको मिलेंगे। तो पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया, पहला केस था ज्योमेट्रिक मीन वाला, दूसरा केस था 30 से 45 वाला। अब जो है तीसरे केस को हम समझने की कोशिश करेंगे जिसमें एंगल इस तरह से दिया जाए कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक, अब ये मीनार की तरफ डी दूरी चलने के बाद ये एंगल बन जाता है 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताएं, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। तो ये दूसरा वाला केस हो गया जिसको हम 45 से 60 में 45 से 60 डिग्री वाला केस। तो 45 से 60 डिग्री वाला केस हम निकालें तो यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। तो अब इसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि साहब यहाँ पर x इसको हम मान लें, पहले इसी की दूरी निकाल लें कि x का मान h के पदों में क्या होगा। तो इस वाले त्रिभुज से हम tan 60 का मान निकालें तो tan 60 बराबर h अपॉन x हो गया, इसकी वैल्यू √3 होती है, तो h अपॉन x हो गया, तो x का मान h अपॉन √3 है, x की वैल्यू आ, तो x की वैल्यू आ जाएगी सब h अपॉन √3 आ गई। अब हम इसमें हमें पता है अच्छी तरह से कि ये 45 होगा, तो ये 45 होगा टोटल, ये भी 45 होगा, तो ये पूरी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो बराबर होगी तो d प्लस x की जगह हम क्या लिखेंगे, d प्लस h अपॉन √3 बराबर h, बराबर h हम लिख सकते हैं। और बराबर h लिखेंगे तो इस तरह से हमें ये पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू जो लिखी जाएगी
तो h को इधर ट्रांसफर करते हैं तो d बराबर h माइनस h अपॉन रूट h माइनस, तो h माइनस जो है h अपॉन रूट 3 हो जाएगा और रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि h की वैल्यू d का मान हो जाएगा h और 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ऐसे लिखो फॉर्मूला ले लेंगे। तो d बराबर h यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ऐसे लिख देंगे और ऐसे लिख देंगे तो ये वैल्यू जो है इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो गया, रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है इधर, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो d रूट 3 बराबर h रूट 3 माइनस 1, तो h का मान हो गया d रूट 3 अपॉन क्या हो गया रूट 3 माइनस 1। कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो रूट 3 यहाँ पर है और रूट 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1। कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर d रूट 3 और रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 2 तो d बटे 2 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस रूट 3 आएगा। इसमें भी d बाई 2 आएगा, ठीक है, इसमें भी d बाई 2 आ जाएगा, दोनों में d बाई 2 आ